नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में एक बेहद ही दिलचस्प विषय पर बात करते हैं। क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि जितने भी जटिल जैविक इंजन हमारे चारों तरफ हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों या फिर इंसान, इन्हें अपनी ऊर्जा, अपना ईंधन आखिर मिलता कहाँ से है और ये इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? तो चलिए बायोलॉजिकल फ्यूल के शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। खाओ, सांस लो, मल मूत्र त्यागो और फिर से दोहराओ। सुनने में बिल्कुल एक आम दिन की रूटीन लगती है ना? लेकिन सच तो ये है कि यही वो सबसे बुनियादी उसूल है जो किसी भी जीव को जिंदा रखता है। सुनने में ये जितना आसान और बेबाक लगता है, इसके पीछे का विज्ञान लिटरली उतना ही गहरा और हैरान करने वाला है। ठीक है, तो बिना देर किए सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज के हमारे सफर के कुछ मुख्य पड़ाव होंगे। सबसे पहले समझेंगे कि जीवन की प्रक्रियाएं यानी लाइफ प्रोसेस असल में हैं क्या। फिर बात करेंगे उन जीवों की जो अपना फ्यूल खुद बनाते हैं और उनकी जो दूसरों से फ्यूल लेते हैं। इसके बाद हम चलेंगे मानव पाचन तंत्र के अंदर और अंत में समझेंगे कि सांस लेने और श्वसन के बीच क्या अंतर है। तो सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं, जीवन की प्रक्रियाएं या लाइफ प्रोसेस आखिर क्या हैं और जीवित रहने के लिए ये इतनी जरूरी क्यों हैं? देखिए, सरल शब्दों में कहें तो शरीर रूपी इंजन को चलाने के लिए कच्चे माल की जरूरत होती है और इस कच्चे माल को शरीर के अंदर लाने का पहला कदम है पोषण यानी न्यूट्रिशन। ये वो प्रक्रिया है जिसके जरिए कोई भी जीवित प्राणी अपना भोजन प्राप्त करता है और फिर उसका इस्तेमाल ऊर्जा, विकास और शरीर की मरम्मत के लिए करता है। मतलब बिना सही ईंधन डाले तो कोई इंजन स्टार्ट ही नहीं हो सकता। अब फूड चेन के बिल्कुल बेस यानी आधार की तरफ चलते हैं और बात करते हैं ऑटोट्रॉफ्स की। प्रकृति के ये वो शानदार कारीगर हैं जो अपना ईंधन खुद बनाते हैं, द फ्यूल मेकर्स। अब जो बात वास्तव में मजेदार है वो ये है कि ये सिर्फ रसायन विज्ञान का कोई साधारण समीकरण नहीं है। इससे आप प्रकृति की सबसे बड़ी और अहम रेसिपी मान सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे पौधे सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाकर उसे ग्लूकोज में बदल देते हैं। इसी जादुई प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लेकिन किसी भी बेहतरीन रेसिपी की तरह इस फ्यूल को बनाने के लिए भी कुछ एकदम सटीक सामग्रियों की जरूरत होती है, जैसे कि धूप, क्लोरोप्लास्ट के अंदर बैठा हुआ क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ये चारों चीजें बिल्कुल अनिवार्य हैं। अगर इनमें से एक भी चीज गायब हुई तो समझ लीजिए कि खाना बनने की ये पूरी फैक्ट्री वहीं की वहीं ठप पड़ जाएगी। और इस फैक्ट्री को कंट्रोल करने के लिए पौधों के पास अपने खुद के मैकेनिकल वॉल्स होते हैं। इन्हें स्टोमाटा और गार्ड सेल्स कहा जाता है। ये गार्ड सेल्स बिल्कुल एक सख्त सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करते हैं। जब पौधों को गैसों का आदान प्रदान करना होता है तो ये दरवाजे यानी छिद्र खोल देते हैं, और जब कीमती पानी को भाप बनने से रोकना होता है तब ये वॉल्व पूरी तरह से कसकर बंद हो जाते हैं। खैर, जरा उन पौधों के बारे में सोचिए जो चिलचिलाते रेगिस्तान में उगते हैं। उनके सामने तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर वो दिन की तेज गर्मी में अपने स्टोमेटा खोलेंगे तो उनका सारा पानी सूख जाएगा। तो प्रकृति ने इसका क्या गजब का इवोल्यूशनरी जुगाड़ निकाला है। ये पौधे दिन में अपने दरवाजे बंद रखते हैं और रात की ठंडक में कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करके स्टोर कर लेते हैं, ताकि अगले दिन की धूप निकलते ही वो अपना फ्यूल बनाना शुरू कर सकें। चलिए इस कंसेप्ट को एक छोटे से क्लासिक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। इस बेल जार के सेटअप को देखिए। जार के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH रखा हुआ है। ये KOH एक स्पंज की तरह काम करता है जो हवा की सारी कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। नतीजा, बिना CO2 के अंदर रखा पौधा स्टार्च बना ही नहीं पाता। ये सीधा और साफ सबूत है कि कार्बन डाइऑक्साइड के बिना पौधों की रसोई बिल्कुल सूनी है। ऑटोट्रॉफ्स के बाद अब गियर बदलते हैं और बात करते हैं उन जीवों की जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। इन्हें अपना फ्यूल दूसरों से लेना, मांगना या फिर चुराना पड़ता है। इन्हें हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं, यानी द फ्यूल टेकर्स। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ हमारे फ्यूल मेकर्स यानी ऑटोट्रॉफ्स हैं जो सरल अकार्बनिक चीजों से अपना भोजन खुद तैयार कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हेटेरोट्रॉफ्स हैं जो पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हैं। सच तो ये है कि जानवर हो या फंगस, ये सब अपना पेट भरने के लिए ऑटोट्रॉफ्स की कड़ी मेहनत पर ही जीवित हैं। अब ये फ्यूल टेकर्स भी 3 अलग अलग रणनीतियां अपनाते हैं। पहला तरीका है होलोजोइक, जिसमें ठोस भोजन को सीधा निगल लिया जाता है, जैसे कि इंसान या जानवर करते हैं। दूसरा है पैरासिटिक, जहां बिना मारे किसी जीवित होस्ट से चुपचाप पोषण चूसा जाता है,
जैसे टिक्स या अमरबेल। और तीसरी कैटेगरी है सैप्रोफाइटिक, जो मरे हुए और सड़ते पदार्थों से अपनी ऊर्जा निकालते हैं, जैसे कि मशरूम या फंगस। और मजे की बात देखिए, होलोजोइक पोषण का ये तरीका सिर्फ बड़े जानवरों तक सीमित नहीं है। एक बेहद छोटे सिंगल सेल्ड वाले जीव अमीबा को ही ले लीजिए। ये माइक्रोस्कोपिक जीव भी बिल्कुल एक बड़े इंजन की तरह काम करता है। सबसे पहले ये अपने स्यूडोपोडिया, जिन्हें हम झूठे पैर कह सकते हैं, उनसे भोजन को घेर कर अंदर लेता है, फिर उसे पचाता है, ऊर्जा को सोखता है, शरीर में मिलाता है और अंत में बचे हुए कचरे को बाहर फेंक देता है। पूरी की पूरी असेंबली लाइन चल रही है इसके अंदर। और सूक्ष्म जीवों की इस दुनिया में कितनी वैरायटी है, इसका एक और उदाहरण है पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम दोनों ही होलोजोइक हैं, लेकिन दोनों की टेक्निक बिल्कुल अलग है। अमीबा जहां अपने झूठे पैरों का इस्तेमाल करता है, वहीं पैरामीशियम के पास सीलिया यानी बालों जैसी छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, जिनकी मदद से वो झाड़ू की तरह भोजन को अपने मुंह की तरफ धकेलता है ना कमाल का सिस्टम। तो चलिए अब इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया से बाहर आते हैं और सीधा चलते हैं उस अल्टीमेट मशीन के अंदर, यानी मानव पाचन तंत्र। एक ऐसा एडवांस्ड केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट जो बिना रुके काम करता है। ये देखना सच में अद्भुत है कि कैसे बाहर की एक सिंपल सी भौतिक क्रिया, जैसे कि एक सैंडविच खाना, शरीर के अंदर जाते ही एक बेहद जटिल जैविक प्रक्रिया में बदल जाती है। वो सैंडविच अब सिर्फ खाना नहीं रहा, शरीर उसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जैसे उसके सबसे बुनियादी मॉलिक्यूल्स में तोड़ने लग जाता है। इस फ्यूल की यात्रा बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। शुरुआत होती है मुंह से, जहां दांत क्रशर का काम करते हैं और लार में मौजूद एमाइलेज एंजाइम इसे गलाना शुरू कर देता है। फिर ग्रासनली इसे धक्का देते हुए पेट तक पहुंचाती है। वहां हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन मिलकर प्रोटीन पर हमला करते हैं और अंत में ये सब पहुंचता है छोटी आंत में, जहां फाइनल ब्रेकडाउन होता है और विली नाम की छोटी छोटी संरचनाएं इस कीमती फ्यूल को खून में सोख लेती हैं। इस पूरी मशीनरी के सबसे बड़े हीरो वो केमिकल एजेंट्स हैं, जो बिल्कुल इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स की तरह काम करते हैं। पेट से निकलने वाला पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है। लिवर से आने वाला पित्त यानी बाइल जूस बड़ी बड़ी वसा को छोटे टुकड़ों में बांट देता है ताकि उसे आसानी से पचाया जा सके। और पैंक्रियास से लाइपेज और ट्रिप्सिन आते हैं, जो मिलकर इस जटिल खाने को एकदम सरल ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड में तब्दील कर देते हैं। वैसे पाचन से जुड़ा एक बहुत ही गजब का फैक्ट है। क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि गाय या हिरण जैसे शाकाहारी जीवों की छोटी आंत इंसानों या शेर के मुकाबले बहुत लंबी होती है? ये विकासवाद यानी एवोल्यूशन का एक बेहतरीन नमूना है। क्योंकि पौधों के सेल्यूलोज को पचाना बहुत ही मुश्किल और लंबा काम है, इसलिए प्रकृति ने इन जीवों को एक लंबा और ज्यादा वक्त लेने वाला इंजन दिया है। अब यहाँ आके एक बहुत ही अहम और लॉजिकल सवाल खड़ा होता है। चलिए, खाना पच गया, शरीर ने उसे सोख भी लिया, लेकिन ये पचा हुआ खाना ऊर्जा में, एनर्जी में कैसे बदलता है? इस तैयार फ्यूल में आखिर आग कैसे लगाई जाती है? और यहीं से शुरू होता है लाइफ प्रोसेस का आखिरी और सबसे पावरफुल चरण, द बर्न, यानी वो दहन जहां शरीर अवशोषित पोषक तत्वों को जलाकर असल में ऊर्जा पैदा करता है। इसे समझने के लिए हमें श्वास और श्वसन के बीच का फर्क समझना होगा। हम अक्सर सांस लेने और श्वसन को एक ही चीज मान लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सांस लेना यानी ब्रीदिंग सिर्फ गैसों का अंदर बाहर होना है, ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। इसमें कोई ऊर्जा नहीं बनती। लेकिन श्वसन, रेस्पिरेशन एक डीप सेल्यूलर प्रोसेस है। ये वो भट्टी है जहां कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन की मदद से भोजन का ऑक्सीकरण होता है और एटीपी के रूप में असल ऊर्जा रिलीज होती है। जब सेल के अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन की मुलाकात होती है तो एक मॉलिक्यूल से 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। सोचिए, एक एक सेल के अंदर ये ऊर्जा बन रही है। जीवन की इन सभी जटिल प्रक्रियाओं का अल्टीमेट गोल यही है, ताकि इस बायोलॉजिकल इंजन को चालू रखा जा सके। तो आज इतनी ऊर्जा के साथ इस सुपर एफिशिएंट बायोलॉजिकल इंजन से क्या नया और शानदार हासिल किया जाएगा? इसी सवाल के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं। इस दिलचस्प सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।